6A कृष्णा मेनन मार्ग, नई दिल्ली से मैं अमित अनिल चंद्र शाह आज आपके बीच यह YouTube चैनल के माध्यम से अपनी जीवनी सुनाने आया हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे लेके आपके मन में कई सवाल है। बस यही सवाल के जवाब मैं आज आपको देना चाहता हूँ। कोई मुझे बुरा कहता है तो कोई अच्छा, कोई मुझे चाणक्य कह के बुलाता है तो कोई मास्टरमाइंड। मुझे ये बिरुद आप लोगों ने दिया है। मैं जो भी कर रहा हूँ वो देश के सेवक होने के नाते कर रहा हूँ। मेरे जीवन की पूरी कहानी आपको महज कुछ मिनटों में बताना चाहता हूँ। तो चलो आपको सुनाता हूँ मेरी आत्मकथा। मेरा जन्म 22 अक्टूबर 1964 को हुआ। मेरे दादाजी मेहसाना के मानसा के नगर सेठ से जाने जाते थे और मेरे पिताजी श्री अनिल चंद्र शाह पीवीसी पाइप का बिजनेस करते थे। मैंने मेरी स्कूल की पढ़ाई मानसा से ही की। शायद आप ना जानते हो, पर मैंने 7वीं कक्षा से ही चुनाव करने और जीतने की शुरुआत कर दी थी। मैं जब 7वीं कक्षा में था तो स्कूल में मॉनिटर बनने के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें मैं ज़्यादातर वोटों से जीत के क्लास में मॉनिटर बना था। मुझे बचपन से ही नेतृत्व करके एक अच्छा डिसिप्लिन वाला माहौल खड़ा करने की चाह थी। स्कूल लाइफ तक तो सब नॉर्मल था, पर मेरी ज़िंदगी में असली बदलाव मेरे अहमदाबाद जाने के बाद आया। मैंने 13 साल की उम्र में ही आरएसएस को ज्वाइन किया था। आरएसएस ने मेरे जीवन में कई बदलाव लाए थे। आरएसएस ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, देश के प्रति मेरी भावनाओं को और मजबूत बनाया। मैं अहमदाबाद में स्थित सीयू शाह कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, तब भी एबीवीपी से जुड़ा। एबीवीपी एक युवा संगठन है जिसमें मुझे 18 साल की उम्र में ही पदाधिकारी बना दिया गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस मंच के जरिए मेरी पसंद के बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे आज भी क्लासिकल गाने सुनने पसंद है। इसके अलावा मुझे चेस खेलना और क्रिकेट देखना पसंद है। मुझे स्टेज शो भी देखने बहुत पसंद है। मैंने मेरी स्टूडेंट लाइफ के दौरान स्टेज शो भी किए थे। सन 1982 में पहली बार मेरी मुलाकात श्री नरेंद्र मोदी जी से हुई थी। सन 1991 में मुझे पहला राजनीतिक मौका मिला। मैंने अडवाणी जी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र का जिम्मा संभाला था। दूसरा मौका मुझे सन 1996 में मिला, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात से चुनाव लड़ना तय किया। इस चुनाव में मैंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला था। मेरा काम देखते हुए पार्टी ने मुझे 1997 में उपचुनाव हुए थे उसमें मौका दिया, जिसमें मैंने सरखेज विधानसभा सीट पे जीत हासिल की थी। उसके बाद 1998, 2002 और 2007 में विधायक के तौर पे मैं जीतता रहा। अब बात करते हैं सोहराबुद्दीन केस के बारे में, जिसको लेकर मुझ पे हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। आप सभी से मुझे एक शिकायत है कि जब भी मीडिया सुर्खियां दिखाती है तो उसके ऊपर विश्वास ना करके पूरी डिटेल जानने की कोशिश करें। आज मैं आपको बताता हूं पूरा मामला क्या था। लोग और मीडिया कहती है कि हमने 26 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन का फर्जी एनकाउंटर करवाया था। चलो मान लेते हैं कि उदाहरण के तौर पर कि ये शायद फर्जी एनकाउंटर था, पर सोहराबुद्दीन कौन था ये पहले जानिए, फिर आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। सोहराबुद्दीन उज्जैन के जारनिया गांव का रहने वाला था। 1995 में सोहराब ने रोजी रोटी के लिए ट्रक चलाना शुरू कर दिया। उसी दौरान सोहराब की दूसरे ट्रक ड्राइवर से दोस्ती हो गई, जिसमें छोटा दाऊद और बाबू पठान शामिल थे। ये दोनों लोग अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते थे। सोहराब को अपने दोस्तों का काम बहुत पसंद आ गया और काम चल पड़ा। सोहराब अपने दोस्त
छोटा दाऊद और बाबू पठान के साथ मिलके हथियारों की तस्करी में लग गया। इसकी कड़ी में हथियारों का एक जखीरा उसके गांव जारनिया भी लाया गया। सोहराब ने अपने खेत के कुएं में AK-47 और AK-56 को छुपाया था। ये पहला मामला था जब वो पुलिस की गिरफ्त में आया। इसके बाद तो अपराध का सिलसिला और भी मजबूत होता गया। सोहराबुद्दीन शेख आम अपराधी नहीं था। उसके खिलाफ अलग अलग थानों में 56 मामले दर्ज थे। उसके संबंध लश्कर ताइबा से थे। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के बाद उससे 2 सिम कार्ड पाए गए थे जो पाकिस्तान कराची के थे। जिस शख्स के नाम से यह सिम कार्ड खरीदे गए उसका नाम था मोहम्मद आविद। मैं आपको उसका पता और मोबाइल नंबर भी बता सकता हूँ। मोहम्मद आविद का पता था D36 ब्लॉक 4 क्लिंटन कराची पाकिस्तान और जो सिम कार्ड मिले उसके नंबर थे 922215832298 और 922285832289। यहाँ तक तो ये साबित होता है कि वो कोई दूध का धुला इंसान तो नहीं था। एनकाउंटर से कुछ पहले तक उसकी कराची बात होती रही थी। इससे ये भी साबित होता है कि उसके संबंध पाकिस्तान से थे। सोहराबुद्दीन के खिलाफ देश के कई राज्यों में गंभीर आरोप दर्ज है। जब गुजरात पुलिस को सोहराबुद्दीन के खतरनाक इरादों की भनक लगी तब गुजरात ATS के DSP AS देसाई और DIG BL अटल की अगवाई में छापेमारी हुई जिसमें AK-47 और AK-56 बरामद हुई थी। सोहराबुद्दीन का पहली बार नाम लिया इंदौर के शराब तस्कर महमूद खान ने। पुलिस ने महमूद के पास से कुछ हथियार बरामद किए। कड़ी पूछताछ के बाद महमूद ने पप्पू पठान, बाबू पठान और सोहराबुद्दीन का नाम लिया। इसके बाद भी उसने खुलासा किया कि ट्रक नंबर MP 149177 जिसका बाद में नंबर बदलकर MP 231935 और MOU 686 से बड़ी मात्रा में RDX, गोला बारूद, AK-47 और AK-56 राइफल लाई गई थी। उसमें यह भी खुलासा किया कि दाऊद इब्राहिम के दाहिने हाथ अब्दुल लतीफ़ इस ऑपरेशन को संचालित कर रहा था जिसकी शुरुआत गुजरात के कंडला बंदर से हुई। उसके बाद सोहराबुद्दीन के गांव पुलिस पहुंची और एक बड़ी साजिश को अंजाम से पहले ही नेस्त नाबूद कर दिया गया। सोहराबुद्दीन की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 24 जुलाई 2003 में वो पुलिस के हाथ लगा। इस बार उसका नया नाम था सलीम। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से वो अपना फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और फर्जी मार्कशीट के साथ धरा गया। इसके अलावा पुलिस ने सोहराब को इंदौर के खजराना से भी गिरफ्तार किया लेकिन वो यहाँ से भी चकमा देने में कामयाब रहा। इसके साफ होता है कि सोहराबुद्दीन का चेहरा उतना भी साफ नहीं है जितना देश के सामने रखा जा रहा था। सोहराबुद्दीन के खिलाफ अहमदाबाद के नवरंगपुरा, शाहपुर, वेजलपुर, साबरमती, उज्जैन के नागदा, माधवनगर, उदयपुर के हाथीपोल पुलिस स्टेशन में मुकदमे चल रहे थे। सोहराबुद्दीन राजस्थान में कई मार्बल व्यापारियों को डरा धमका रहा था। उसके बाद गुजरात और राजस्थान की पुलिस को मिलकर यह एनकाउंटर करना पड़ा। मुझे एक बात की और हैरानी है कि जब उसकी लाश उसके गांव ले जाई गई, जब उसका जनाजा निकला तो AK-56 से गोलियां चली थी और भारत विरोधी नारे भी लगे थे। तब उज्जैन में दिग्विजय सिंह की सरकार थी। तब तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कांग्रेस के समय में भी सोहराबुद्दीन को कई आरोपों में पकड़ा गया था, तब भी कांग्रेस चुप रही। अब जाके हमने एक आतंकवादी का एनकाउंटर किया था तो वो हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर रहे हैं। खैर, अब हमें यह आरोप से खारिज कर दिया गया है। मुझ पे यह सब आरोप लगने की वजह से
2 साल के लिए मुझे गुजरात छोड़ दिल्ली आना पड़ा था। सोहराबुद्दीन एक आतंकवादी था और श्री नरेंद्र मोदी को मारना चाह रहा था, तो उसे खत्म करना बहुत ज़रूरी था। 2012 में मैं गुजरात वापस आ गया और फिर से एक बार विधानसभा के चुनाव में मुझे जीत मिली। गुजरात तो पूरा डेवलप हो चुका था, अब बारी थी पूरे देश को आगे बढ़ाने की। एक परिवार जो कई सालों से देश को लूटते आ रहा था, वह परिवार से देश को बचाने की। कांग्रेस के यह परिवारवाद की नीति को खारिज करते हुए 2014 के इलेक्शन में हम विजयी हुए, जिसमें श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जिसमें नोटबंदी, 3 तलाक, 370 और CAA भी शामिल है। आज मैं यह मंच पे आपके द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देने आया हूँ, तो आपको 3 तलाक के बारे में भी बताना ज़रूरी है। विपक्ष के पास विरोध करने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले पे उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल बात यह थी कि उत्तराखंड की शायरा बानू को उसके पति ने 3 बार तलाक लिखकर चिट्ठी भेजी थी, जिसके बाद शायरा बानू के पति ने उनको छोड़ दिया। इसके बाद शायरा ने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। तब शायरा की याचिका के साथ 4 और मुस्लिम महिलाओं की ऐसी याचिका जोड़ी गई। उसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक की प्रथा पर रोक लगाई थी। 5 जजों की पीठ ने तुरंत तलाक देने के रिवाज को असंवैधानिक करार दिया। उसने कहा था कि यह इस्लाम की शिक्षा के विरुद्ध है। आगे की बात बताने से पहले मैं आपको 3 तलाक क्या है ये बताना चाहता हूँ। इस्लाम में तलाक के कई तरीके हैं। इसमें एहसान, हसन और तलाक के बिद्दत शामिल है। एहसान और हसन से पीछे हटा जा सकता है, वही तलाक के बिद्दत से मुकरने की गुंजाइश नहीं है। यानी एक बार पति पत्नी से 3 बार तलाक बोल देता है तो वह उससे पलट नहीं सकता। कई देशों ने 3 तलाक पर रोक लगाई है, जैसे कि तुनिशिया, अल्जीरिया, मलेशिया, जॉर्डन, मिस्र, ब्रुनेई, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, लीबिया, सूडान, लेबनान, सऊदी अरब, मोरक्को और कुवैत। यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी 3 तलाक पर रोक है। हालांकि हमारे देश में AIMIM, JDU और कांग्रेस जैसे विभिन्न दलों ने मौजूदा प्रारूप में बिल का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के मुद्दे को लेकर हमें आदेश दिया कि हम अगले 6 महीनों में ट्रिपल तलाक पर कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार हमने यह बिल पास करवाया। अब आप बताइए, इसमें हमारी गलती कहाँ थी, जो विपक्ष इतना विरोध कर रहा था। बिना सच्चाई की गहराई में जाए कोई भी मुद्दे को उछालना यही विपक्ष की फितरत रही है। खैर, उसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के हित में जो है वो हम करते रहेंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 370 की। अनुच्छेद 370 को हटाने के दौरान मेरे ऊपर कई विरोध हुए। प्रदेश को विशेषाधिकार देने वाले इस अनुच्छेद के विभिन्न खंडों को खत्म करने का प्रस्ताव संसद में पेश होने के बाद PDP महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला दिन बताया। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकारी अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि केंद्र के इस निर्णय के बहुत खतरनाक परिणाम होंगे। राज्यसभा में बिल पेश करते ही विपक्षी दलों कांग्रेस और PDP ने जमकर हंगामा किया। एक PDP सांसद ने तो कुर्ता तक फाड़ दिया।
बिल पेश होने के दौरान मोहम्मद फयान और नाज़िर अहमद ने कपड़े फाड़े और इसके बाद संविधान की प्रतियां फाड़नी शुरू की। इससे नाराज सभापति वेंकैया नायडू ने इन सांसदों को मार्शल के माध्यम से सदन के बाहर निकाल दिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने धारा 370 को हटाने के फैसले पर कहा कि भाजपा की सरकार ने देश का सिर काट लिया है और यह भारत के साथ गद्दारी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे संवेदनशील राज्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने इसका पुरजोर से विरोध किया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्य में वहां की जनता को साथ लिए बिना सिर्फ सेना की बदौलत दुश्मन से नहीं लड़ा जा सकता। बिल पेश होने से पहले कांग्रेस को उसके मुख्य सचेतक और राज्यसभा के सदस्य भुवनेश्वर कालिता ने बड़ा झटका दिया। सुबह करीब 9 बजे सरकार के खिलाफ कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश करने वाले कालिता ने अचानक से 10:30 बजे पार्टी और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। कालिता ने कहा कि खुद प्रथम पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 370 को अस्थायी बताया था। उन्होंने कहा था कि यह अनुच्छेद धीरे धीरे घिसते घिसते खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेसी मुझे इसी का विरोध करने के लिए व्हिप जारी रखने के लिए कह रहे हैं। खैर, सभी प्रकार के विरोध और समर्थन के बाद यह बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के पीछे क्या कारण था और अब क्या फायदा मिलेगा। सबसे पहले धारा 356 लागू हुई, जिसके मुताबिक राष्ट्रपति के पास प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। जम्मू कश्मीर में देश के राष्ट्रीय ध्वज व प्रतियों का अपमान अपराध नहीं माना जाता था, लेकिन 370 हटने से देश के बाकी हिस्सों की तरह ये गतिविधियां अपराध की श्रेणी में आएगी। जम्मू कश्मीर में अब तक अलग ध्वज था, लेकिन नए बदलाव के तहत अब घाटी में भी देश का तिरंगा लहराया। अब तक घाटी में रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा भारतीय संसद को किसी भी कानून को बनाने के लिए अधिकार नहीं था। भारतीय संसद को इसके लिए राज्य की सरकार से अनुमोदन करना होता था, लेकिन अब भारतीय संसद के अधिकार बढ़ जाएंगे। अनुमोदन की ज़रूरत अब नहीं रही। अनुच्छेद 370 लागू होने के कारण वह अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलते थे, जो अब मिलने लगे हैं। वहाँ आरटीआई का कानून लागू नहीं होता था, यानी जानकारी हासिल नहीं की जा सकती थी, लेकिन नए बदलाव के तहत यह संभव हो पाया है। अब जम्मू कश्मीर में व्यापार और उद्योग के लिहाज से निवेश बढ़ेगा, जो अब तक माहौल की वजह से वहाँ निवेश नहीं कर रहे थे। वहाँ व्यापार और उद्योग आने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसका असर राज्य की जीडीपी पर सकारात्मक रूप से बढ़ेगा, जिसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा। वहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे अपने घर को छोड़ दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा। वहाँ पे टूरिज़्म सेक्टर बढ़ेगा। अब तक प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं थी, अब प्राइवेट हॉस्पिटल खुलने के अवसर भी बढ़ेंगे। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद अब अगर जम्मू कश्मीर की महिला किसी अस्थायी निवासी से शादी कर लेती है तो भी उनको संपत्ति का अधिकार मिलेगा। पहले अस्थायी निवासी से शादी करने पर महिलाओं को तो संपत्ति में अधिकार दिया जाता था, लेकिन इस महिलाओं के बच्चे संपत्ति के अधिकार से वंचित हो जाते थे। अब
कश्मीर की महिलाओं को किसी भी अस्थाई से शादी करने पर भी उसे संपत्ति का अधिकार मिलेगा। और भी बहुत फायदे हुए हैं, पर समय की कमी की वजह से मैं आपको अभी नहीं बता सकता। आप मुझे बताओ, विपक्ष के लोग हमारे द्वारा लिए गए यह फैसलों का विरोध करते हैं, क्या ये सही है? क्या आपको नहीं लगता कि विरोध गलत था? वैसे तो जवाहरलाल नेहरू ने ही इसको टेम्पररी माना था, हम तो बस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे विरोधी राजनीति की रोटियां सेकने के चक्कर में यह सब कर रहे हैं। ऐसा ही हुआ था जब हम 2019 में CAA को लेके आए थे। 11 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट में हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA को पास करवाया। राज्यसभा में यह बिल के पक्ष में 125 और विरोध में 105 वोट पड़े। लोकसभा में यह बिल के पक्ष में 311 वोट पड़े और विरोध में 80 वोट पड़े थे। राष्ट्रपति द्वारा यह बिल को 12 दिसंबर 2019 में मंजूरी दी गई थी। आपके मन में एक प्रश्न जरूर होता होगा कि दोनों सदनों में यह बिल को पास कराने की क्या ज़रूरत थी। तो आपको बता दें कि सांसदीय प्रतिक्रियाओं के नियम के मुताबिक अगर कोई विधायक लोकसभा में पास हो जाता है लेकिन राज्यसभा में पास नहीं होता और लोकसभा का कार्यकाल संपन्न हो जाता है तो वह विधेयक निष्प्रभावी हो जाता है, यानी उसको फिर दोनों सदनों में पास कराना होगा। वही राज्यसभा में लंबित हो और लोकसभा से पास नहीं हो पाता और लोकसभा भंग हो जाती है तो वह विधेयक निष्प्रभावी हो जाता है, क्योंकि यह विधेयक राज्यसभा से पास नहीं हो पाता था और इसी बीच 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। इसीलिए इस विधेयक को फिर से दोनों सदनों में पास कराना पड़ा। अब आपको बताना चाहता हूँ कि CAA क्या है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून। यह कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जो अपने देश में धर्म के नाम पर प्रताड़ित हुए हैं और जो भारत में आके रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है। उनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और क्रिश्चियन है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम 11 साल से रहना अनिवार्य होता था। अब CAA के तहत इसे 6 साल करके आसान कर दिया है। दरअसल यह कानून में हमने हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और क्रिश्चियन को इसलिए छूट छाट दी क्योंकि वह लोग उनके देश में धर्म के नाम पर प्रताड़ित किए जाते थे। उनको जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता था। हालांकि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। कुछ उग्रवादियों ने देश के मुसलमानों को भड़काया और उनको कहा कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। उनका तर्क ये था कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करते हैं। CAA को लेकर एक धारणा बन गई थी कि इससे भारतीय मुस्लिम अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि ऐसा करना चाहे तो भी इस कानून के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता। दरअसल CAA में ऐसे प्रवासियों को नागरिकता देने का कानून है जो 31 दिसंबर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं। मैं फिर से एक बार कहता हूं कि CAA में भारत के कोई नागरिक, चाहे वो मुसलमान हो या कोई भी धर्म के हो, उनकी नागरिकता पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यह कानून भारत के नागरिकों के लिए है ही नहीं। CAA का मामला खत्म होते ही कुछ लोगों ने इसे NRC से जोड़ दिया,
सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि एनआरसी आखिर है क्या। एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, जिसमें राज्य से अवैध प्रवासियों को बाहर करने का जिक्र किया गया है। और एनआरसी सिर्फ आसाम में लागू है, बाकी कोई और राज्य में लागू नहीं है। अगर एनआरसी भविष्य में पूरे भारत में आती भी है तो भी भारत के नागरिकों को इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालना है। सभी देशवासियों को इतना समझाने के बाद भी कुछ लोगों ने इसका विरोध जारी रखा। जामिया मिलिया, जेएनयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी और एएमए में हिंसा भड़क गई। कुछ बाहर के लोग यूनिवर्सिटी में जाके विद्यार्थियों को विरोध प्रदर्शन के लिए भड़काने लगे। उसके बाद वह बाहर के लोग छात्रों के साथ सड़क पर उतर आए और विरोध करने लगे। धीरे धीरे विरोध इतना उग्र होता गया कि कुछ लोगों ने 2 पहिया वाहनों से पेट्रोल निकालकर बसें जलानी शुरू कर दी। उसके बाद पुलिस फोर्स ने आंसू गैस छोड़े और उनको रोकने की कोशिश की। यहाँ पे हम पर सवाल ये भी उठते हैं कि छात्रों पे लाठीचार्ज किया, तो मैं आपको पूछता हूँ, जब यूनिवर्सिटी के अंदर से पत्थर आएंगे, लोगों और सरकार की गाड़ियाँ जलेगी, तो पुलिस क्या हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेगी? अगर हम एक्शन नहीं लेते तो हिंसा और भी भड़क जाती। मैं एक और बात शामिल करना चाहूँगा कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप एक बार यह एक्ट पढ़ क्यों नहीं लेते? क्यों आप लोग बाहर के लोगों के बहकावे में आ जाते हैं? कांग्रेस इतना जोर शोर से विरोध कर रही है, तो मैं कांग्रेस से पूछता हूँ कि सन 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने युगांडा से आए 10 लाख हिंदुओं को क्यों शरण दिया था? है कोई जवाब? अगर हमारे पड़ोसी देश में से हिंदुओं को हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? अगर उन्हें उनके देश से निकाला जाएगा तो क्या वो हवा में रहेंगे? इससे एक बार ध्यान से ज़रूर सोचिएगा। हमने आज तक जो वादे किए हैं वो निभाते आए हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। हम देश का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज गृह मंत्री होने के नाते मैं आपसे एक विनती ज़रूर करना चाहता हूँ कि कभी सुर्खियों में बताई गई बातों का विश्वास ना करके उसके भीतर जाकर सोच विचार करें। हम सबको मिल के देश को आगे बढ़ाना है। अगर आप लोग सहयोग देंगे तो देश आगे बढ़ेगा। वैसे कई सारे विषयों के बारे में आपसे चर्चा करनी अभी बाकी है, जैसे राम मंदिर, बाबरी मस्जिद विवाद हो गया, लेकिन यह सब टॉपिक के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तब तक आप यह चैनल से जुड़े रहे। जय हिंद।